अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ मॉडर्न ट्रेजेडी बाय रेमंड विलियम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। ये जो रिस्पेक्टिव बुक है हमारी, ये 1966 में पब्लिश हुई थी। ये बुक की फॉर्म में आने से पहले रेमंड विलियम्स के लेक्चर्स थे, जिनको बाद में कंपाइल किया गया था और देन पब्लिश हुई 1966 के अंदर। इस बुक के अंदर 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, सेकेंड पार्ट है ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज, एंड थर्ड पार्ट है रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। ये 3 पार्ट हैं, ये 3 ऐसे हैं जिनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो अब इसके अंदर मेन बात क्या की गई हुई है, मेन बात ये मॉडर्न ट्रेजेडी की, कि मॉडर्न ट्रेजेडी क्या है, कैसे ये इवॉल्व हुई, इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखा जाए ट्रेडिशन के साथ क्या लिंक है, कैसे सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट चेंज हुए तो ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज होती गई। क्लियर। तो अब टाइम को वेस्ट किए बगैर जो आज का लेक्चर है हमारा वो करते हैं शुरू। पहले बात करते हैं ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन के बारे में, जो हमारा फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट एसे है। इस एसे के अंदर रेमंड विलियम्स जो है वो ट्रेजेडी का ट्रेडिशन के साथ क्या लिंक है और इसके क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी का ट्रेडिशन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है, दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपस में। वो कहते हैं कि अगर आपने मॉडर्न ट्रेजेडी को अंडरस्टैंड करना है, मॉडर्न ट्रेजेडी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको ग्रास्प करना है, तो आपको इसका ट्रेडिशन के साथ लिंक पता होना ज़रूरी है, आपको ट्रेडिशन की अंडरस्टैंडिंग पता होना ज़रूरी है। और ट्रेडिशन में ट्रेजेडी की क्या डेफिनेशंस थी आपको वो पता होना ज़रूरी है। और इसी के साथ ये भी कहते हैं कि ट्रेजेडी ये एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रेजेडी हम कहते थे कि डेथ और सफरिंग तक लिमिटेड है, कहते नहीं, ट्रेजेडी लिमिटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये स्पेसिफिक इवेंट्स और जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जो प्योरली ट्रेजिक होते हैं नेचर के अंदर, उनके साथ भी लिंक्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टाइम पीरियड है, कोई भी रिस्पॉन्स दिया गया उस टाइम पीरियड के अंदर, कोई भी इवेंट चल रहा है, कोई भी इवेंट जहाँ पे कोई ट्रेजिक हैपनिंग हुई तो वो भी ट्रेजेडी है। कोई भी रिस्पॉन्स जो कि लिंक्ड है ट्रेजिक हैपनिंग के साथ वो भी ट्रेजेडी है। किसी का गिरना, किसी के पैसे गुम हो जाना, सो ऑन। ये अपने इसी कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करते हुए कहते हैं कि ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू कल्चर, सोसाइटी एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। देयर आर वेरियस रोड्स दैट लीड टू इट। कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो कल्चर से भी लिंक्ड है, सोसाइटी से भी लिंक्ड है, लाइफ एक्सपीरियंस से भी लिंक्ड है। यानी कल्चर, सोसाइटी, लाइफ एक्सपीरियंसेस ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ये सब के सब रोड्स हैं किसकी, ट्रेजेडी की। कल्चर के अंदर भी अगर कोई सैड हैपनिंग हुई है ट्रेजेडी है, सोसाइटी के अंदर भी कोई सैड हैपनिंग हुई है ट्रेजेडी है, लाइफ एक्सपीरियंसेस भी कोई सैड हैपनिंग हुई है ट्रेजेडी है। तो कल्चर, सोसाइटी और लाइफ एक्सपीरियंसेस ये मिलकर ट्रेजेडी बनाते हैं। कहते हैं द परसेप्शन ऑफ ट्रेजेडी हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व होता गया। इवन के जो ड्रामेटिक फॉर्म है वो भी इसकी चेंज होती गई। वो जब ट्रेडिशन की इतनी वैल्यूज बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, तो साथ ही कहते हैं कि ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली जितने भी इसके व्यूज हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो करना शुरू कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन वो कहते हैं कि ट्रेडिशन का मतलब ये है कि जो पास्ट के जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आप उनको इवैल्यूएट करें, उनको एनालाइज करें इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है उसके लिहाज से ट्रेडिशन को आप इवैल्यूएट करें, एनालाइज करें। और जो जितने भी ट्रेजिक वर्क्स हैं उनको क्रिटिकली और हिस्टोरिकली एग्जामिन करना चाहिए, उनकी सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। हिस्टोरिकली रेफर्स टू पास्ट, यानी कि ट्रेडिशन कि ट्रेडिशन के लिहाज से आप एग्जामिन करें, क्रिटिकल वे में एग्जामिन करें, ताकि आपको ट्रेजिक वर्क्स की सिग्निफिकेंस समझ में आ जाए। और क्यों हिस्ट्री को क्यों देखना है, वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे ही ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट भी चेंज होता गया। द ट्रेडिशन ऑफ ट्रेजेडी हैज बीन डिफरेंट इन ईच एज, शेप्ड बाय द रिस्पेक्टिव सोशो कल्चरल कॉन्शियसनेस। कि जो सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है ना, उसी की बेस पे जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रीक टाइम पीरियड में एक कॉन्सेप्ट था तो मिडीवियल में और हो गया, फिर रेनेसेंस में चेंज हो गया,
फिर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी मजीद चेंज थी। न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट और था और मॉडर्न ट्रेजेडी यानी कि मॉडर्न टाइम पीरियड पे कॉन्सेप्ट और हुआ। ठीक, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी था वो चेंज होता गया, और इसीलिए ट्रेजेडी के अंदर क्या डेवलपमेंट आई है, उस डेवलपमेंट को देखने के लिए ट्रेडिशन को देखना ज़रूरी है। और ट्रेडिशन क्या है, वो है प्रोडक्ट है हिस्ट्री का, जो कि कंटिन्यूटी ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा कि हम मॉडिफाई करते हैं। मीन्स किस तरह से? उन्होंने कहा हमने इस ट्रेडिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ट्रेडिशन में ट्रेजेडी क्या थी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वन बाय वन देखते हैं। पहले वो बात करते हैं क्लासिकल ट्रेजेडी की। वो कहते हैं क्लासिकल ट्रेजेडी जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल से ली गई थी, और किस पे बेस करती थी? नेटवर्क ऑफ बिलीव्स दैट वर कॉमन इन दैट कल्चर, जो उस कल्चर के अंदर कॉमन थे बिलीव्स, उनके ऊपर बेस करती थी। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका था? फेट का, नेसेसिटी का, चांस का और गॉड्स का। मीन्स ये इंपॉर्टेंट फोर्सेस थे जो हम लोग को नजर आती थी ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर, और इस फेट के बगैर, नेसेसिटी के बगैर, चांस के बगैर, गॉड्स के बगैर कोई भी ग्रीक ट्रेजेडी कंप्लीट थी ही नहीं। और इसके अलावा इसमें मेन कैरेक्टर की सफरिंग जो थी वो हर एक की सफरिंग को सिंबलाइज करती थी। यानी अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी को देखें, यानी कि क्लासिकल जो ट्रेजेडी है उसमें क्या था? उसमें डाउनफॉल ऑफ ट्रेजिक हीरो दिखाया जाता था, और इसके अंदर हम लोग हीरो और गॉड्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट देखते थे। इसमें कोरस जो थे वो इम्पोर्टेंट सोर्स थे एक्शन को प्ले करने के लिए, और जो प्ले चल रहा है हमारा, यानी कि जो ड्रामा चल रहा है उसके अंदर नरेट करने के लिए, हर फॉर्म के लिए उसमें कोरस का इम्पोर्टेंट रोल था। उनमें रूल्स ऑफ ट्रेजेडी को फॉलो किया जाता था, और इसकी एग्जाम्पल एडिपस रेक्स है, सोफोक्लिस ने जो लिखा था, एंटीगोन भी है इसके एग्जाम्पल। ठीक, तो ये था क्लासिकल ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास मिडीवियल ट्रेजेडी। इसमें क्या होता था? इसमें गुड एंड इविल इनके दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर फोकस किया जाता था। इसमें हमारे पास या तो कोई सेंट या कोई मर्टर होता था जो अपने फेथ के खातिर मर जाता था। इसमें एलेगरी का, सिंबलिज्म का यूज़ किया जाता था मैसेजेस कन्वे करने के लिए। कोरस का नहीं यूज़ होता था इसके अंदर। ये मोस्टली क्या होती थी? डायडेक्टिव फॉर्म में होती थी, यानी ये मॉरल लेसन कन्वे करने के लिए लिखी जाती थी। हमने देखा प्रीवियस हमारे पास कौन सी फोर्सेस है? फेट, नेसेसिटी, चांस एंड गॉड्स। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पास सर्कमस्टेंशियल फोर्सेस आ गई, रिप्लेसमेंट आ गई। प्रीवियस में हमारे पास जो प्रोटैगोनिस्ट था वो सुपरनैचुरल फोर्सेस रखता था, लेकिन इसके अंदर नहीं, सुपरनैचुरल फोर्सेस नहीं थी इतनी। सुपरनैचुरल फोर्सेस रखना मीन्स सुपरनैचुरल फोर्सेस के ग्रिप के अंदर आना, जैसा कि अपोलो की ग्रिप के अंदर, और उसके बाद टायरेसिस का दिखाना। मतलब डिफरेंट जो है सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हम लोगों को एडिपस रेक्स में नजर आए। लेकिन अगर हम मिडीवियल ट्रेजेडी की बात करें तो यहाँ पे सुपरनैचुरल फोर्सेस इतनी नहीं थी। अब स्क्रीन पे देखें, द गवर्निंग फोर्सेस आर नो लॉन्गर द सुपरनैचुरल फोर्सेस ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी, दे आर रिप्लेस्ड बाय द सर्कमस्टेंशियल फोर्सेस। The protagonist is not in the grip of the supernatural forces but is entangled in the social appeals. Tragedy emphasizes on the change of worldly or material change. The tragic hero remains unchanged both in classical and medieval tragedy. The protagonist is to be, in all cases, a representative figure of the age. Tragedy was considered to be a story, an account, but not an action. कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टोरी थी, यानी कि जो ट्रेजेडी थी वो स्टोरी समझी गई। इसमें कन्फ्लिक्ट हुआ गुड एंड एवल का। इसके अलावा इसके अंदर हमने देखा क्या कि या तो स्टोरी किसके बारे में है, एक सेंट के बारे में या एक मर्टर के बारे में जो अपने फेथ की खातिर लड़ता उमर है। सिंबलिज्म का यूज़ किया गया इसके अंदर, एलिगरी का यूज़ किया गया इसके अंदर मैसेज कन्वे करने के लिए, और इसका पर्पस क्या था? एक मॉरल लेसन टीच करना। इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट था वो सेम रहा जो पहले प्रीवियस हमारे पास क्लासिकल टाइम पीरियड में था, इनके ग्रीक टाइम पीरियड में था। क्लियर? अब ये मिडीवियल के बाद हमारे पास आती है रेनेसा। इसको रेनेसा भी कहते हैं, रेनेसेंस भी कहते हैं, रेनाइसेंस भी कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ? इसमें जो हमारे पास ट्रेजेडी थी उसके अंदर फ्यूडल वर्ल्ड दिखाया गया। मतलब जो फ्यूडल वर्ल्ड था वो रिप्लेस हो गया वर्ल्ड ऑफ लर्निंग के साथ, वर्ल्ड ऑफ साइंस के साथ, वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म के साथ और वर्ल्ड ऑफ इंडिविजुअलिज्म के साथ। यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर इंडिविजुअलिज्म भी आ गया,
मटेरियलिज्म भी आ गया, लर्निंग भी हो गई, साइंस भी आ गई, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी ना इसी बेस पे। अब जब साइंस भी आ गई, इंडिविजुअलिज्म भी आ गया, लर्निंग भी आ गई, मटेरियलिज्म भी आ गया, तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट चल रहा था ट्रेजिक हीरो का, वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। जो ट्रेजिक हीरो था इज फॉलन टू सुपरनेचुरल रिडल्स एंड सब्जेक्टेड टू हिज ओन फॉल्ट्स एंड डिजायर्स एज वेल। मीन्स ट्रेजिक हीरो सुपरनेचुरल रिडल्स का शिकार हो गया और अपनी ही फॉल्ट्स और अपने डिजायर्स का भी वो विक्टिम बन गया। या इन अदर वर्ड्स, इसको मैं फर्दर ईजी करके बताऊं तो जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। इसमें अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है अपनी अच्छाई का तो वो खुद है, अपनी बुराई का तो वो खुद है। ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअलिज्म को ऊपर फोकस किया गया था कि यानी कि कोई सुपरनेचुरल फोर्सेस जो हैं वो इतना इम्पैक्ट नहीं रखती जितना इम्पैक्ट आपकी अपनी फॉल्ट्स, अपनी डिज़ायर रखती हैं आपके डाउनफॉल के ऊपर। क्लियर? यानी फोकस किया गया फ्री विल के ऊपर। क्लियर है? इंडिविजुअल एंड देयर फ्री विल। ग्रीक में हमने क्या देखा था कि जो ट्रेजिक हीरो था उसका डाउनफॉल होता था। उसमें देखा मिडिवल में, उसमें दिखाया गया हमारे पास सेम स्ट्रेटा का वो ट्रेजिक हीरो कि उसका डाउनफॉल हो रहा है। दोनों में किस बेस पे हो रहा है? हमार्शिया की बेस पे हो रहा है और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन रेनेसेंस टाइम पीरियड में क्या हुआ? इंडिविजुअल और फ्री विल की बात की गई कि जो करेक्टर है उसका डाउनफॉल अपनी ही फ्री विल की बेस पे होता है, अपनी ही फॉल्ट्स, अपनी ही डिजायर की बेस पे होता है। फिर ट्रेजेडी वॉज कंसीडर्ड टू बी अ स्टोरी ऑफ अ नोबल मैन हु फॉल्स इन एडवर्सिटी फ्रॉम प्रोस्पेरिटी। अब उसमें क्या होता था? हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ जाते थे। ठीक है, लेकिन मिडीवियल में क्या हुआ? प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ आते थे और सेम रेनेसेंस में भी प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ आते थे। क्लियर? यानी कि अगर हम देखें डाउनफॉल किस तरह से हो रहा है करेक्टर का, ग्रीक के अंदर वहाँ पे हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ जा रहे हैं। मिडीवियल में क्या हुआ? प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। सेम ऐसे रेनेसेंस में भी क्या हुआ है? प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये हो रहा था रेनेसेंस के अंदर ही, लेकिन रेनेसेंस में ही क्या हुआ? चेंज आ गया। क्या हुआ? एडवर्सिटी से प्रोस्पेरिटी से क्या हो गया जी? मेटाफिजिकल नेचर बन गई। रेनेसेंस ट्रेजेडी सीजेस टू बी मेटाफिजिकल इन नेचर एंड बिकम क्रिटिकल इन डेवलपमेंट। यानी हम कह सकते हैं कि जो ग्रीक ट्रेजेडी थी उसके अंदर हैप्पीनेस से मिजरी हुई, मिडीवल ट्रेजेडी में प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी आई। यही कॉन्सेप्ट रेनेसेंस में था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम गुजरा, कॉन्सेप्ट क्या आ गया? क्रिटिकल डेवलपमेंट आ गया और मेटाफिजिकल नेचर आ गई थी। और इसके अलावा इसमें जो करेक्टर है ना उसका इनहेरिटेड ऑर्डर के साथ और न्यू ह्यूमनिज्म के साथ एक कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दिखाया गया है। ये थी रेनेसेंस ट्रेजेडी। फिर इसके बाद शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो कि अगेन रेनेसेंस से ही लिंक है। इसके बारे में जो हमारे क्रिटिक हैं रेमंड विलियम वो कहते हैं ही वॉज नॉट द रियल इनहेरिटर ऑफ द ग्रीक्स। ये ग्रीस के रियल इनहेरिटर नहीं थे। ही वॉज अ मेजर इंस्टेंस ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ ट्रेजेडी। सेक्युलर ड्रामा वॉज अ मेजर स्टेप इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी। क्या हुआ जी? कहा गया कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है ना वो ग्रीक, मिडीवियल और रेनेसेंस ट्रेजेडी इन तीनों के एलिमेंट्स को अपने अंदर कैरी करती है। और जो रेनेसेंस ट्रेजेडी है ना वो थ्रू एंड थ्रू सेक्युलर नेचर के अंदर, और रेनेसेंस टाइम पीरियड के अंदर क्योंकि सेक्युलर ड्रामा की डेवलपमेंट हुई थी तो इसलिए कहा गया कि जितने भी रेनेसेंस ड्रामा है वो सेक्युलर नेचर के अंदर, और सेक्युलर ड्रामा क्या था? एक मेजर स्टेप था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, किसके? आइडिया ऑफ ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट के अंदर। फर्दर ये भी कहा गया कि नंबर 1 क्या है? जो रेनेसेंस ट्रेजेडी है या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो सेक्युलर तो है नेचर के अंदर, साथ ही साथ ये ह्यूमनिज्म और रोमांटिसिज्म को भी अपने अंदर कैरी करती है। क्लियर हो गया? यानी हमने पहले पढ़ी ग्रीक ट्रेजेडी, उसमें क्या चल रहा था, फिर मिडीवियल टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आई, रेनेसेंस में क्या हुआ, ट्रेजेडी के अंदर क्या चेंजेस आई, फिर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है उसमें क्या चेंजेस आई,
और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बेसिकली रेनेसेंस टाइम पीरियड का ही एक पार्ट था। फिर इसके बाद आती है न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी, जिसमें वो ही डिग्निटी और नोबिलिटी ऑफ द हीरो कंटिन्यू था। रेनेसेंस में क्या हुआ, मैं दोबारा स्टार्ट से बताती हूँ। ग्रीक में क्या था, हैप्पीनेस से मिजरी। मिडीवियल में क्या था, एडवर्सिटी से प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी। रेनेसेंस में क्या था, यही प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन मेटाफिजिकल हो गया। ठीक, हम कह देते हैं यानी कि इन शॉर्ट मेटाफिजिकल नेचर हो गई। अब मेटाफिजिकल से क्या बन गया, यहाँ पे इस न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड के अंदर मैटर ऑफ बिहेवियर बन गया। क्लियर। ग्रीक में क्या हुआ, हैप्पीनेस टू मिजरी। मिडीवियल में क्या हुआ, प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। रेनेसेंस में क्या हुआ, मेटाफिजिकल नेचर। और न्यू क्लासिकल में क्या हो रहा है, बिहेवियर, मैटर ऑफ बिहेवियर बन गया है। ठीक है। द मूविंग फोर्स ऑफ द ट्रेजेडी वॉज नाउ अ मैटर ऑफ बिहेवियर rather than a metaphysical condition. The term dignity was given special importance. इस टाइम पीरियड के अंदर डिग्निटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। यानी एक आदमी जिसके पास डिग्निफाइड स्टाइल है या मैन ऑफ स्टाइल है, ठीक है, उसको यानी कि एक आदमी जिसके पास स्टाइल है उसको मैन ऑफ डिग्निफाइड कंसिडर किया जाता था, या अ डिग्निफाइड मैन जो है उसको हम लोग मैन ऑफ स्टाइल कहा करते थे। इस तरह से जो लैंग्वेज थी उसकी जो ब्यूटी थी, डिग्निफाइड स्टाइल कहा जाता था उसको। डिग्निटी एक इम्पॉर्टेंट टर्म बन चुकी थी इस टाइम पीरियड के अंदर। जैसे कि देखें, अ डिग्निफाइड मैन वाज कंसिडर्ड टू बी अ मैन ऑफ स्टाइल, हेंस लैंग्वेज यूज्ड वाज आल्सो ब्यूटीफुल with different features of embellishment. यानी style was also dignified and character was also considered as dignified. और हुआ क्या इसमें, देखो पहले क्या कह रहे हैं कि एक आदमी का स्टाइल ही उसकी डिग्निटी है, ठीक, लेकिन जैसे इस इरा का एंड होने वाला हुआ तो जो कॉन्सेप्ट था डिग्निटी का वो चेंज हो गया। क्या हो गया जी, कहते हैं जो ऑर्डिनरी मैन है उसका बिहेवियर वो भी डिग्निटी है। यानी पहले डिग्निटी का कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट किनसे लिंक था, एक मैन के स्टाइल से, और स्टाइल किसके पास था, रॉयल्टीज के पास, अपर क्लास के पास। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, जो ऑर्डिनरी मैन है उसका बिहेव, उसका स्टाइल वो भी डिग्निटी काउंट हो सकता है। एन ऑर्डिनरी मैन कैन ऑल्सो बिहेव इन अ डिग्निफाइड मैनर। ठीक, यानी पहले डिग्निटी पे एम्फसाइज किया जा रहा था तो बाद में बिहेवियर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। इसमें जो रियल स्पिरिट था ट्रेजेडी का वो मॉरल हो चुका हुआ था। द ट्रेजिक एरर वॉज मॉरल, अ वीकनेस इन एन अदरवाइज गुड मैन हु कुड स्टिल बी पिटेड। कहते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शिया है वो भी एक मोरालिटी का एक कॉज है। The elements of pity and fear were replaced with the admiration and commiseration. The spectator's response to sufferings became an activity in itself rather than a mere response to a particular action. कि क्या हुआ, जो स्पेक्टेटर का रिस्पॉन्स था वो भी क्या बन गया, वो भी खुद एक्टिविटी बन गई थी। यानी इस टाइम पे क्या हुआ, जितने भी न्यू क्लासिकल थे ट्रेजेडी के मैटर के अंदर दोबारा से जो स्ट्रिक्ट क्लासिकल रूल्स थे ग्रीक ट्रेजेडी के उनकी तरफ रिटर्न हो गए, वापस चले गए। मीन्स रिटर्न टू द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। फोकस किस पे किया गया, डाउनफॉल ऑफ अ नोबल कैरेक्टर हु मेक्स अ फैटल एरर, कि एक नोबल कैरेक्टर जो कि एरर कमिट करता है, हार्शिया कमिट करता है, उसके ऊपर फोकस किया गया। इसमें फॉर्मल स्टाइल के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि फॉर्मल स्टाइल किसको इंडिकेट कर रहा है, डिग्निटी को। डिग्निटी पर फोकस किया गया। वही फॉर्म्स जो कि पहले ट्रेजेडीज की चल रही थी उसी फॉर्म्स को लेके जाया गया यहाँ पे। इसमें डायडेक्टिक मैनर में लिखा गया, यानी कि इनका पर्पस क्या था, मोरालिटी प्रीच करना, मोरल लेसन टीच करना। क्लियर, ये था न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड। अब इसके बाद जी हमारे पास आता है लेजिंग, इनका कॉन्सेप्ट। इन्होंने वर्क लिखा था थ्योरेटिकल रिजेक्शन न्यू क्लासिसिज्म अ डिफेंस ऑफ शेक्सपियर। ठीक, और ये कौन थे, एक ड्रामाटिस्ट भी थे, एक क्रिटिक भी थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली जो न्यू क्लासिज्म के आइडियाज़ थे उनको निगेट किया और जो शेक्सपियर के आइडियाज़ थे उनको डिफेंड किया और सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया इनके साथ लिंक करके।
considered neoclassicism as false classicism because they were wrongly trying to be as exact and precise as the classical writers were. He is of the view that Shakespeare was the only real inheritor of the Greek tragedy. इनका ये मानना था, ये इनका कंट्रीब्यूशन था ट्रेजेडी के अंदर। इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट आता है सेक्युलर ट्रेजेडी। अब ये क्या थी? इसमें कहा गया कि जितने भी ड्रामास रेनेसेंस के टाइम पीरियड के बाद लिखे गए वो सेक्युलर थे नेचर के अंदर, जबकि जितने भी ड्रामास ग्रीक टाइम पीरियड में लिखे गए वो रिलीजियस थे अपने नेचर में। It is believed that all the dramas after Renaissance were secular, whereas the Greek dramas were religious. Elizabethan drama was secular in practice but retained a Christian consciousness. कहता है अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिहाज से वो सेक्युलर थे, जैसे कि एडिपस रेक्स की बात, वो डॉक्टर फॉस्टर्स की बात कर ले, वो सेक्युलरिटी को प्रमोट कर था, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस भी मौजूद थी। इसके बाद न्यू क्लासिकल एज इज एन एज ऑफ पीस, प्रोस्पेरिटी एंड सेक्युलरिज्म। Neoclassical is the first stage of substantial secularization. It insisted on the relating suffering to moral error. With gradual secularization of tragedy, morality became less important and more attention was paid to the critical side of the tragedy. यानी जो न्यू क्लासिकल एज थी कहते हैं वो उसके अंदर सेकुलरिज्म ज़्यादा था, रेनेसेंस के अंदर ज़्यादा सेकुलरिज्म नहीं था। और जैसे जैसे सेकुलराइजेशन हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, जो मोरालिटी थी वो लेस इम्पोर्टेंट हो गई और जो अटेंशन दी गई वो क्रिटिकल साइड ऑफ ट्रेजेडी की तरफ दी गई। फिर द इंक्रीजिंग एम्फसाइज ऑन रैशनल मोरालिटी इफेक्टेड द ट्रेजिक एक्शन। इससे क्या हुआ, जो ट्रेजिक एक्शन थे उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। क्लियर? तो अब मैं इनको समराइज करूँ पॉइंट्स को, तो ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर क्या था हमारे पास, फोकस्ड ऑन द डाउनफॉल ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, जबकि मिडीवल में क्या हुआ, फोकस किया गया कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल के ऊपर। रेनेसेंस में क्या किया गया, फोकस किया गया इंडिविजुअल एंड देयर फ्री विल के ऊपर। शेक्सपियरियन में सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो गए, ग्रीक के भी, मिडीवियल के भी, रेनेसेंस के भी। न्यू क्लासिकल में क्या हुआ, जो ग्रीक के ट्रेजेडी के रूल्स चल रहे थे उनकी तरफ वापस जाया गया, जबकि मॉडर्न में क्या हुआ, डज नॉट फॉलो एनी सेट रूल्स और कन्वेंशंस। मॉडर्न जो है वो कोई भी सेट रूल्स और कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रहे। ग्रीक में क्या था, जो कन्फ्लिक्ट था वो हीरो और गॉड्स के दरमियान में दिखाया गया। फिर इसी के साथ इसमें ग्रीक में कोरस का यूज़ किया जाता था, कोरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनके अंदर, और इसमें रूल्स ऑफ ट्रेजेडी यूज़ किए जाते थे। एडिपस रेक्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसकी। लेकिन ऑन द अदर हैंड मिडीवल में क्या था, उसमें हमारे पास मार्टिर और सेंट आते थे जो कि फेथ की खातिर मरते थे। उनमें एलेगरी का, सिंबल का यूज़ किया जाता था मैसेज कन्वे करने के लिए। डायडेक्टिक थे, मोरल लेसन टीच करना चाहते थे। द मॉड द ऑथर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसकी। फिर है रेनेसेंस में क्या हुआ जी, रेनेसेंस में हमारे पास कन्फ्लिक्ट दिखाया गया इंडिविजुअल और सोसाइटी के दरमियान में। इसमें रियलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक स्टाइल यूज़ किया गया। अर्लियर फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी को रिजेक्ट किया गया, उनको नहीं यूज़ किया गया। इसमें क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी जो है उसका इन्फ्लुएंस नज़र आता है हमें। एग्जाम्पल द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस कीट। शेक्सपियरियन में क्या हुआ, सब एलिमेंट्स कंबाइन हो गए, कॉम्प्लेक्स मोटिवेशन ऑफ द कैरेक्टर पे फोकस किया गया, वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज एंड इमेजरी यूज़ की गई है, और इसके बाद इसमें आयरनी और फोरशैडोइंग की टेक्निक यूज़ की गई है, ओथेलो विलियम शेक्सपियर का। न्यू क्लासिकल में क्या चल रहा है, इसमें फोकस किया जा रहा है एक नोबल कैरेक्टर है उसके डाउनफॉल के ऊपर जो कि एरर करता है, यानी कि हामार्शिया कमिट करता है। इसमें फॉर्मल और स्टाइलाइज्ड स्टाइल यूज़ किया गया, और इसके अलावा ये भी डायरेक्टेड था, इसका पर्पस भी मैसेज या लेसन कन्वे करना था, मॉरल लेसन। द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कनक्रीव इसकी एग्जांपल है। और मॉडर्न में क्या होता है जी, इसमें कोई भी सेट रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, इसमें कोई भी सेट कन्वेंशंस नहीं है, इसमें जितने भी एस्पेक्ट है ह्यूमन कंडीशन के उनके ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें वैरायटी ऑफ स्टाइल्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, और इज़ ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एम्बिग्यूटी एंड लैक ऑफ क्लोजर। इसमें कोई भी क्लोजर प्रॉपरली नहीं होता। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इसकी एग्जाम्पल है। इस कंपैरिजन से आपको क्लियर हो चुका होगा मैंने जितने पीछे आइडियाज डिस्कस किए उन आइडियाज़ के बारे में। अब मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे, हेगल का व्यू। हेगल भी एक क्रिटिक था हमारे पास। इन्होंने कहा कि ट्रेजेडी जो है ना वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्शन है। इसमें मेयर पिटी एंड फेयर जो है ना वो ट्रेजिक नहीं होते, मीन्स पिटी और फेयर जो है वो ट्रेजिक नहीं होते।
और ये कहते हैं कॉन्शियस इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये जो है ना, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ट्रेजिक एक्शन के। इन्होंने इसके बाद कहा कि ट्रेजेडी जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है, सस्पेंडेड ओवर एक्टिव कैरेक्टर्स इंटायरली एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर ओन एक्ट। यानी ये सफरिंग को डिफाइन कर रहे, और डिफाइन करते हुए कह रहे हैं कि जो ट्रेजिक हीरो की सफरिंग्स होती है ना, वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से नहीं होती, बल्कि अपने खुद के एक्शन की वजह से होती है। मैं दोबारा से कोटेशन बोल रही हूँ, सस्पेंडेड ओवर एक्टिव कैरेक्टर्स entirely as the consequences of their own act। क्लियर? ये था हेगल का व्यू। इसके बाद है मार्क्सिज्म। इसकी भी बात की है। एक्चुअली मैंने स्लाइड बनाई हुई थी, इसमें ऐड की हुई थी, वो स्लाइड पता नहीं कहाँ चली गई है, शो नहीं हो रहा, तभी मैं यहाँ पे आपको फिर अब लिख के बता रही हूँ। तो एनी हाउ मार्क्सिज्म, इसमें कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल की सफरिंग होती है ना, वो कन्फ्लिक्ट विद गॉड और फेट की बेस पे नहीं होती, लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बेस पे होती है। और इसमें कहते हैं कि जो ट्रेजिक हीरो होता है ना, वो क्या होता है, वो एक वर्ल्ड हिस्टोरिकल इंडिविजुअल होता है जो कि कन्फ्लिक्ट में होता है वर्ल्ड स्पिरिट के साथ। ये था मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद है शोपेनहावर और नीत्शे का कॉन्सेप्ट, जिसमें कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है ना, वो बेसिकली मैन के अपने ओरिजिनल सिन के साथ लिंक्ड होती है, यानी कि द क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। फिर कहते हैं जो ट्रेजेडी है ना, वो एक टेंशन ड्रामेटाइज करती है, विच इट रिवॉल्व इन अ हायर यूनिटी। वो जो टेंशन है वो हायर यूनिटी के अंदर ही रिवॉल्व करती है। फिर कहते हैं जो एक्शन ऑफ ट्रेजेडी है वो मॉरल नहीं होता, ना ही परगेटिव होता है, बल्कि एस्थेटिक होता है। मीन्स जो ट्रेजेडी है ना, वो एस्थेटिक ही प्रोवाइड करती है। जो हो रहा है सो हो रहा है, और जो हो रहा है उसको एंजॉय करो, बेशक वो ट्रेजिक ही क्यों ना हो। ठीक ये कहता है नीत्शे और शोपेनहावर अपने कॉन्सेप्ट के अंदर। तो कैसे टाइम चेंज होता गया, तो जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट था वो भी चेंज होता गया। ट्रेजेडी और ट्रेडिशन के अंदर जो हमारे रिस्पेक्टिव क्रिटिक हैं रेमंड विलियम्स, वो यही बताना चाह रहे हैं। जिस तरह हम लोगों ने भी स्क्रीन पे इस पिक्चर के थ्रू देखा कि ट्रेजेडी ग्रीक में क्या थी, मिडीवियल में क्या थी, रेनेसेंस में क्या हुई, शेक्सपियर में क्या हुई, न्यू क्लासिकल में क्या हुई, और मॉडर्न ट्रेजेडी क्या हुई। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने ऐसे 1 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट ऐसे जो है, जिसमें ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज़, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट था आज के लेक्चर का वो क्लियर हो चुका होगा, कोई इसमें कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।